नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के समक्ष हूँ। स्वतंत्रता दिवस की जिस चर्चा को हम पिछले सप्ताह अधूरा छोड़ आए थे, समय के कारण। तो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास है, क्योंकि बहुत सारे मेरे मन में और भी प्रश्न थे, जिन जिज्ञासाओं की शांति बहुत ज़रूरी थी। और हमारे साथ थे डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी पूर्व उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी दिल्ली में, जाने माने कवि, गजलकार, वरिष्ठ साहित्यकार और मीडिया विशेषज्ञ हैं। तो आपका एक बार पुनः स्वागत है डॉक्टर बहुत लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आप इतने बड़े जी विशेषज्ञ आभार हैं आपका। ना कि आपके नाम के आगे अपने आप डॉक्टर लगाने का दिल कर जाता है, क्योंकि वो तो उपाधि तो उसी से मिलती है ना, जब आप में किसी चीज की विशेषज्ञता हो। और उसके साथ ही हमारे साथ थे डॉक्टर अमरनाथ अमर, पूर्व कार्यक्रम। ये सचमुच के डॉक्टर है, इन्होंने पीएचडी की है। नहीं, पीएचडी की डिग्री लेना और पीएचडी करना मेरी दृष्टि में दो अलग अलग चीजें हैं। तो वो तो निश्चित ही डॉक्टर हैं, उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी ले ली है, उसके विशेषज्ञता के साथ साथ आप बिना डिग्री के भी पीएचडी के अधिकारी हैं, तो मेरी दृष्टि में। तो डॉक्टर अमरनाथ अमर पूर्व कार्यक्रम निदेशक दिल्ली दूरदर्शन में, जाने माने कवि, सलाहकार, मीडिया सलाहकार हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। आप दोनों की कविताएं मैंने सुनी है, आप दोनों का साहित्य मैंने पढ़ा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान करके कि आप दोनों भी जो हैं दूरदर्शन, जैसे कि अमर जी पहले आकाशवाणी में थे, दूरदर्शन के साथ बाद में आए और आपने दूरदर्शन में इतनी सारी भूमिकाएं निभाई हैं। और बड़ा आनंद आ रहा था आपसे बात करके जब आपने ये बताया कि लाल किले में जब झंडा फहराते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर, तो दोनों में अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। अपने आप में बहुत आनंद वाला कार्य तो होता है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं। तो इस पर आप हमें पिछले सप्ताह बता रहे थे। और अमर जी, मैं अब आपसे ही जानना चाहूंगी कि आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की चुनौतियां थी, क्योंकि बड़ा रोचक विषय है ये हम लोगों के लिए, जो कि हम दूर से बैठे घरों में देख लेते हैं। देखिए, वाजपेयी साहब ने उन चुनौतियों के बारे में अभी जिक्र किया, आपको बताया जी। तो वाकई चुनौती तो बहुत बड़ी होती है। और जहां तक कमेंट्री की बात है जी, तो दूरदर्शन की कमेंट्री की तुलना में आकाशवाणी की कमेंट्री कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है, इसलिए भी कि वो ऑडियो माध्यम है, यानी स्वर के माध्यम से आपको दृश्य उपस्थित करना है। दूरदर्शन में तो आप दृश्य देख रहे हैं, जी, जी। तो बोलने की स्थिति कम होती है, कमेंट्री की कम गुंजाइश होती है। हाँ। लेकिन आकाशवाणी में अपने वाणी द्वारा, अपनी कमेंट्री के द्वारा आप पूरे का पूरे दृश्य को उपस्थित कर देते हैं। यानी प्रधानमंत्री कब चल रहे हैं, कब लाल किले पहुंच रहे हैं, अमर जवान ज्योति पे या शहीद स्मारक पे कब पुष्पांजलि कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीदों को, और कब कौन सी झांकी निकल रही है, सेना का कौन सा पक्ष बगल से गुजर रहा है, कौन सा टैंक निकल रहा है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी। क्योंकि एक किसान अगर वो खेत में काम कर रहा है और उसके पास ट्रांजिस्टर है, एक रिक्शा वाला, आप कहीं गाड़ी से चल रही हैं, एफएम आपने लगाया हुआ है, तो सारे चैनल इनको ब्रॉडकास्ट करता है और टेलीकास्ट करता है। तो आप गाड़ी में हैं, खेत में हैं, खलिहान में हैं, रिक्शा में हैं, मजदूरी कहीं कर रहे हैं, और आप 26 जनवरी और 15 अगस्त के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है, राजपथ पे क्या हो रहा है या लाल किले पे क्या हो रहा है, तो रेडियो की कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और कमेंटेटर के लिए चुनौती भरी बात हुई, और पूरा का पूरा होमवर्क करना होता है, तब जाके वो सही दृश्य, चूंकि आपको सिर्फ देश ही नहीं, सैकड़ों विदेश के देश भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चुनौतीपूर्ण चीजें होती हैं। लेकिन दूरदर्शन में उससे कम चुनौती वहां की नहीं है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर के सामने स्क्रीन पे 20-25 कैमरे का शॉट लगातार दिखाई देता है, उसमें एक एक सेकंड का फ्रेम, एक एक सेकंड का शॉट अपने आप में मायने रखता है कि कब किसकी कटिंग करनी है। और इंजीनियर का साथ, क्योंकि दूरदर्शन की जो टीम होती है वो कंप्लीट टीम वर्क है, उसमें प्रोड्यूसर, उसके सहायक, एंकर, कैमरामैन, ऑडियो इंजीनियर, ग्राफिक, ये जितने भी पक्ष हैं सब एक साथ जब मिलते हैं
तो टीम वर्क के द्वारा वो टेलीकास्ट आप देख पाते हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती होती है, इतने कैमरे, इतने सारे ऑडियो बैलेंसिंग, कैमरे का एडजस्टमेंट और एंकर के साथ प्रोड्यूसर की लिंकिंग, तो तमाम तरह की इतनी चुनौती होती है। उसके पहले महीनों तैयारी होती है। और जैसा कि वाजपेयी साहब अभी बता रहे थे कि बीच में जो गैप आता है, उस गैप को भरने के लिए भी तैयारी होती है। जैसे कमेंट्री के द्वारा तो आप बता देंगे गैप आता है तो कोई दृश्य हो, देशभक्ति की कविताओं के बारे में बताएंगे या अन्य चीजों को बताएंगे। लेकिन अगर दूरदर्शन में गैप आता है तो छोटे छोटे वो स्पॉट बनाए जाते हैं 3 मिनट के, 4 मिनट के, चाहे वो देशभक्ति गीत का या कहीं की रिकॉर्डिंग का, विशेष रूप से उस लिंक को हम वहां जोड़ते हैं। तो तमाम चुनौतियों के बीच में, और लगता है कि जान हथेली पे हमने दिया हुआ है, और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम अलग होती है क्योंकि बात प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की होती है, विदेशी मेहमानों की होती है, तो और चुनौतियां आतंकवाद की, असामाजिक तत्वों की, तो बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा। तो सुरक्षा कर्मियों से मीडिया कर्मियों के बीच में एक तालमेल, बहुत सारी मीटिंग होती है, बहुत सारे तालमेल की बातें होती हैं, तब बहुत सारी चीजों को मिलाते हुए जब सफल आयोजन संपन्न हो जाता है, ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट संपन्न हो जाता है, तो हम लोग चैन की सांस लेते हैं और तब बोलते हैं कि मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। मैत्री शरण बात है। तो भारती को गुंजायमान करने के लिए, हम अपनी भारती को गुंजायमान करने के लिए, अपने भारत देश को गुंजायमान करने के लिए, आप मीडिया वाले, चाहे वो दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो, मतलब मैं सुन करके मुझे एक हो रहा है कि जब हम टीवी पर देखते हैं, अरे इसने तो ठीक से कमेंट्री नहीं किया, अरे वो सीन ठीक से दिखाई नहीं और आगे बढ़ गया कैमरा। और आकाशवाणी पर जब सुनते हैं तो लगता है कि ये बात तो हमें, इतना जो आप बीच की जो गैपिंग है उसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की गैपिंग। और गैपिंग की बात ना मुझे दूरदर्शन से ज्यादा लगता है कि आकाशवाणी में बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि दूरदर्शन तो कुछ ना कुछ वहां दिखा सकता है, कुछ तो चलता रहता है, लेकिन आकाशवाणी क्या दिखाए? अगर प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हो रहा है, अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो करे क्या? क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए परिदृश्य नहीं है। तो ये इस तरह से इस दृष्टि से भी एक्चुअली मुझे लगता है कि ये एक मेरे लिए बड़ा ही उपयोगी सा मुझे लगता है, मेरे और मेरे जैसे लोगों के लिए, कि हम लोग इस दृष्टि से कभी विचार ही नहीं कर पाते हैं कि हमारी मीडिया, हमारा दूरदर्शन और हमारा आकाशवाणी कितने महीनों जागता है एक एक प्रोग्राम के लिए। लेकिन इंदु जी, एक चीज और मैं जोड़ूंगा, वो जो गैप आता है ना, उसमें जो फिलर हम लोग तैयार करते हैं, तो विषय वस्तु के आधार पे, समसामयिकता के आधार पर, उससे जुड़ा हुआ है, उसकी भी तैयारी अलग से है। और फिर उसमें मुझे एक बात और लगी कि आप लोग जो वो सारे फिलर भी तैयार कर लेते हैं और सारा प्रोग्राम जिस ढंग से आप अरेंज करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हमें नहीं समझ में आता है कि उसके पीछे कितने लोगों का दिमाग है। अच्छा, और उसके साथ जो आपने चुनौती की बात की ना, वो भी मुझे लगता है कि आज के दिन, मतलब मैं अगर आजादी के पूर्व की बात करूं तो शायद एक ही चुनौती होती होगी, लेकिन आजादी के बाद अभी जो हम देख रहे हैं कि आतंकवाद, नक्सलवाद और ना जाने कितने कितने वाद, और सबसे बड़ा जातिवाद और धर्मवाद, तो इन सारी चुनौतियों को तो आप लोगों को सामना करना है। इन सारी चुनौतियों से टकराते हुए आपको प्राइम मिनिस्टर के रिकॉर्ड तक पहुंचना है कि हम उसको कर पाए। तो वास्तव में, और एक तरह से मैं देखूं तो सीमा पर जो हमारे सैनिक जो जान हथेली पर लेते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम जो आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, ये भी उससे कम तो नहीं है, क्योंकि कब कहाँ बम फट जाए किसी को पता नहीं होता है। तो एक तरह से आप अपने आप को भी जोखिम में डालते हैं। तो निश्चित ही आप लोगों के लिए भी सैल्यूट जरूर होना चाहिए, मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा काम है। और जब आप बात करते हैं कि अलग अलग जगहों पर ये सारी चीजें होती हैं, तो ये जो सारी चुनौतियां आती हैं, उसमें जैसे कि चुनौती आती है 1962 के युद्ध की, 65 के युद्ध की, कारगिल युद्ध की, जो ये सारी बातें जब साथ में आती हैं, और पहले जो हम जिसको लेकर हम चल रहे थे कि गीतों की और देशभक्ति गीतों की जो रचना हो रही थी, तो आजादी के बाद, आजादी के पहले तो सिर्फ एक स्वतंत्रता की बात थी जिसके लिए हम लड़ रहे थे। आजादी के बाद तो और बहुत सारी चीजें आई और उतने सारे युद्ध भी हुए, तो उसमें गीतों की क्या स्थिति बनती है, देशभक्ति गीतों की,
और किस तरह के देशभक्ति गीत लिखे गए और कितने लिखे गए और क्या है उसकी स्थिति? जी जी जी, उस बारे में बताइए हमें। जी। एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए कि सन 65 के युद्ध की हम बात करें जी। तो एक वैसे भी देशभक्ति के गीत और आजादी मिलने के बाद भी बहुत सारी देशभक्ति वाली फिल्में वगैरह भी बनी जी जी। और वो सिलसिला एक चलता रहा क्योंकि राष्ट्र निर्माण था, तो वो भी कवियों ने जिम्मेदारी संभाली कि कैसे हम बहुत सारी हमारी जो राष्ट्रीय समस्याएं थी उन पर भी लिखा गया। एकदम और एकदम। फिर 65 में जैसे युद्ध हुआ तो बहुत सारी कविताएं और ऐसे ऐसे जैसे भारत माँ की लोरी देवराज दिनेश की, या दिनकर की कि अशफाक और उस्मान कहाँ सोए हैं, ये तो उस तरह की बहुत सारी कविताएं और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 65 का युद्ध हुआ, फिर 71 का युद्ध हुआ और वो रोमांच करने वाले जो है ना बिल्कुल ऐसे ऐसे गीत, क्योंकि उस समय पूरा देश में एक ऐसा एक वातावरण होता है कि सबके भीतर एक होता है हमारा देश, मतलब इस पर संकट है और तरह तरह के हम उन संकटों से पार जाके दुश्मन से मोर्चा लड़ रहे हैं, शहादतें होती हैं। तो वो तो सिलसिला कवियों ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई, गीतकारों ने, और चाहे वो सिनेमा वालों ने भी निभाई। अब हकीकत फिल्म को हम नहीं भुला सकते, सन 62 में जो कुछ हुआ और वो हकीकत फिल्म में जो एक चेतना जगाई, तो वो ये उधर सिनेमा ने इधर गीतों ने। और कारगिल तक आते आते फिर कारगिल तक जब हुआ तो चलिए मीडिया आ गया तो शहीद हमारा शहीदों के प्रति और थोड़ा ध्यान गया। चैनलों ने अगर एक ही अच्छा काम किया है कम से कम कि वो हमारे जो शहीद होते हैं तो उन पर एक कवरेज बहुत अच्छा होता है, पूरे देश का ध्यान जाता है। तो लेकिन हाँ, जहां तक कविता की बात है तो उसमें एक ये तो उसका सकारात्मक पक्ष है। उसका नकारात्मक पक्ष ये है जो शायद पिछले कार्यक्रम में अमर जी ने जिसका जिक्र किया था कि अब वो देशभक्ति का मतलब ये था, उसका एक संदर्भ बड़े व्यापक थे जी। जैसे एक वो गीत था कि आत्म प्रकाश शुक्ल जी का कि चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे और रोज रोज जीती बाजी हारते रहे। क्योंकि भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं, तो हमें दबाव तमाम तरह के हमें बर्दाश्त करने पड़ते थे। लेकिन अभी जो हुआ है वो देशभक्ति के नाम पे, अमर जी ने इशारा किया था कि हम एक पड़ोसी देश को बस धमकाते रहते हैं कि हम तुम्हारी नाक तोड़ देंगे, हम तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, ऐसी मतलब बचकानी और जबरदस्ती की वीरता वाली बातें। लेकिन देश प्रेम में बहुत व्यापक संदर्भ है, वहां राष्ट्र का निर्माण भी है, राष्ट्र की चुनौतियों से भी जूझना है। तो उसको बड़ा उन्होंने जो हम जिसको कह सकते, अब वो जो गिरिजा कुमार माथुर कथा की आज पहरुए जागते रहना से लेकर के, तो वो राष्ट्र निर्माण का स्वर उसमें ज्यादा होते थे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र की हिफाजत करना, लोकतंत्र को सबल बनाना कि वो खास लोगों तक सीमित न रह जाए, वो जनता भी महसूस करे कि भाई तुम्हारा भी राज है, खाली वोट डालने तक नहीं है, ये तुम्हारे सब जो है सेवक है तुम्हारे। तो उल्टा हो गया, जो जनता के सेवक वो सुल्तान और नवाब बन के बैठ गए, तो वो चाहे उसमें अफसर हो चाहे मतलब एक वो बन गए दुर्भाग्य से। जो असली लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं अभी उसकी हमें अभी भी उसको स्थापित करना है सही मायने में। तो ये है कि कवियों ने अपना काम करते रहे हैं, लेकिन इधर जो है मैं उधर भी गिरावट देख रहे हैं कि सिर्फ मतलब ये मान ले सनसनी फैलाना, जैसे मीडिया ने सनसनी फैलाना है, तो कवियों ने भी अब वो चूंकि वो ताली सारा उसमें सारा केंद्र नहीं हो, तो वो मांगते हैं कि अब देखिए वो लोग जैसे ना कि अब हमारी चौथी पंक्ति आ रही है, आपके हाथ उठ जाने चाहिए, तो वो सारा ताली केंद्रित जो हो गया, तो उसमें कविता गिर गई और वो इस तरह की सनसनीखेज बातें कि हम ये झंडा वहां फहरा देंगे। अरे भाई वो भी एक देश है, आप राष्ट्र देश प्रेम को व्यापक बनाइए और देश की चुनौतियां, देश की समस्याओं पर ज्यादा बात होनी चाहिए, शहीदों का स्मरण करें, उनके बलिदानों की बात करें, ये है। बाकी तो अमर जी और आगे बात बढ़ाएंगे इस बात को। हाँ, तो आप बताइए कि 1962, 1965, 1971, तो और उसके बाद कारगिल का युद्ध, और अभी तो चल ही रहा है सीमा पर विवाद नेपाल और चाइना की और पाकिस्तान सारे, तो क्या स्थिति बनती है? देखिए, जो वाजपेयी साहब ने कहा जी, उसी कड़ी में दो शब्द और जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे फिल्मों ने बड़ा योगदान दिया, और जो वाजपेयी साहब ने कहा ना कि देशभक्ति और सामाजिक सरोकार दो अलग अलग चीजें नहीं है। देशभक्ति का मामला युद्ध लड़ना ही नहीं है, युद्ध के अलावा भी जो सारे पक्ष हैं, जो
देश के समाज के नव निर्माण में अपनी भूमिका निभाए, तो वो भी देशभक्ति है। बिल्कुल। तो अब देखिए 62 के बाद में लता मंगेशकर का वो गीत आपको याद होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों, वो तो आज भी जब वो हम सुनते हैं तो एक सिहरन सी होती है। और अभी वाजपेयी साहब ने जिक्र किया हकीकत फिल्म का, उसके दो पक्ष हैं, एक तो युद्ध की विभीषिका, उसके परिणाम, लेकिन युद्ध के दौरान जो हमारी जीवंतता है, जो शौर्य है, जो मस्ती है, वह भी गाने के रूप में आता है। और वो गाना आपने सुना होगा, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। तो युद्ध का समय है, लेकिन युद्ध के समय में भी जो अपनी जीवंतता है, अंदर का प्रेम भाव है, वह कहीं से पराजित नहीं होता है। बिल्कुल है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, वो तो आह्वान, कमाल का आह्वान है, अमर गीत है वो। और दूसरा हम दोनों फिल्म में देवानंद साहब गाते हैं, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब आप देखिए कि एक सेनानी जो युद्ध के मैदान में है, सेना की वर्दी में है, और जिंदगी का बिल्कुल आने वाला पल क्या होगा कुछ नहीं पता है, जिंदगी और मौत एक किनारे खड़ी है, लेकिन वहां भी जो जीवंतता है, फिक्र को धुएं में उड़ा देने वाली बात है। कहने का ये मतलब कि देश में जो भी संकट है, चाहे आज हो आतंकवाद की बात हो, धर्मांधता की बात हो, विद्वेष की बात हो, सामाजिक विद्रुपता की बात हो, ये बलात्कार, हत्या, ये सब घटनाएं हो, तो जितने विपरीत पक्ष हैं उन पर काबू पाने के लिए हम जो भी सार्थक प्रयास करें, वह भी अपने आप में एक देशभक्ति का ही स्वरूप है। और इतना ही नहीं, आपको मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, आप देखिए। मजहर हाशमी लिखते हैं, हर घर में हो उजास तो समझो बसंत है, बहुत सुंदर है। कोई न हो उदास तो समझो बसंत है, रहमान में या राम में अंतर नहीं कोई, हो जाए यह एहसास तो समझो बसंत है। क्या बात है, क्या बात है। भावना, राष्ट्रीय सद्भाव, एकता की बात अगर हम समाज को जोड़ लेते हैं, और आकाशवाणी और दूरदर्शन अपनी भूमिका निभाता है इसके प्रचार प्रसार में, तो हम समझते हैं कि देशभक्ति का यह स्वरूप भी बहुत सशक्त है। बहुत बहुत सुंदर आपने कहा। इंदु जी, एक बस जोड़ना चाहता हूँ ताकि नकारात्मक बातें खाली ना हो जाए, तो सकारात्मकता की बात तो ये है कि जैसे मैं स्वयं अपना उदाहरण दूं, तो मैं किसी भी कवि सम्मेलन में मैंने एक मिशन बना रखा है कि जो हमारी आजादी के समय जो जज्बात थे, जो घटनाएं हुई हैं, उनको मैंने छंदों में ढाला है, तो वो काम भी है। और जैसे कारगिल का हुआ, जो भी हुआ, तो उस तरह के जो गीत हैं, ऐ वतन के शहीदों नमन, तो उस तरह के गीत अब मैं नहीं कर रहा हूँ, और लोग भी कर रहे हैं। तो ये जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो देशभक्ति की कविताएं हैं, रचनाएं हैं, गीत हैं, वो अभी भी बहुत अच्छे तरह से लिखे भी जा रहे हैं। ये भी उसका एक सकारात्मक पक्ष है जी। तो इंदु जी, मैं एक आग्रह वाजपेयी साहब से करूंगा, इसके पहले कि आप आगे बढ़ें। वो 4 पंक्तियां वाजपेयी साहब अपने मुखारबिंद से सुनाए हमें। अरे वाह, जरूर जरूर जरूर। उसके बाद आगे बढ़ें। नहीं, वही मैंने किया। देखे कि घटनाएं हैं तो लोग महसूस करें कि कैसे उस समय के जज्बात थे, क्या बलिदान कैसे हुए। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1857 में जैसे एक छंद है मेरा। अब घटना ये होती है कि बहादुर शाह जफर के 2 बेटों के कटे सिर जो है पेश करता है कि तोहफा आया है ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनोबल गिराने के लिए। मैंने उसको छंद में ढाल दिया कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। आप एक फूल आपके लिए कि आपकी बेगम के लिए। ये तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, कि चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है कि देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है कि देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है, और जंग ये रहेगी जारी। बोल दो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है, हमें आपका ये प्यारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ऐसे बहुत सारे छंद हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे छंद हैं। जी जी जी। आपने बसंत की बात कही ना, तो मैंने भी इस पर लिखा था कि तब बसंत छाता है,
तो खैर वो बातें तो हम कभी करेंगे। नहीं, दो पंक्ति सुना दीजिए, दो पंक्ति नहीं, मैं दो पंक्ति दूसरी सुना देती हूँ, वो अभी पूरी लाइन याद नहीं आ रही क्योंकि सोचा नहीं था। तो एक अभी जो मैंने थोड़े दिनों पहले लिखा था कि ना जान की परवाह करते हैं जो रक्षा के लिए, जो छोड़कर घर बार चल पड़ते समीक्षा के लिए, उन सपूतों के लिए माँ क्या कहे और क्या करे, जो बांध ले माथे कफन सबकी सुरक्षा के लिए, जो बांध ले माथे कफन सबकी सुरक्षा के लिए। क्या बात, कविता है हमारी। तो एक्चुअली आपने जो एक अच्छा पक्ष रखा है ना, एक सकारात्मक पक्ष भी रखा है कि ऐसी बात नहीं है कि आज कविताएं नहीं लिखी जा रही हैं अच्छी देश प्रेम की। दोनों तरह के लोग हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हर पल में राम और रावण आते हैं, तो वैसे ही सकारात्मकता और नकारात्मक हर तरह के लोग दुनिया में होते हैं। और मुझे लगता है कि सकारात्मक ज्यादा होते हैं, तभी तो हम हंस पा रहे हैं। बिल्कुल ये एक चीज बनती है। सही बात, लेकिन सही बात। सोचने वाली बात ये होती कि मैं जब चूंकि मैं शिक्षा विभाग से हूँ, मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में, कॉलेज में, तो मैं एक चीज की जो कमी पाती हूँ ना, मुझे लगता है कि जो हम लोग जब पढ़ते थे, जिन स्कूलों में और कॉलेज में हम पढ़े हैं, और आज जो स्कूल कॉलेज हैं, उसमें देशभक्ति की बात, उसकी कविताएं, उसकी स्थिति आप लोग बताएं कि क्या है, क्योंकि जो मुझे दिखता है वो तो थोड़ा चिंता का विषय है। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति उत्तर भारत में है? क्योंकि मैं दक्षिण भारत में हूँ अभी, तो मुझे पता नहीं कि उधर क्या स्थिति बनती है वहां। आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं या कविता की बात करें, ये तो पूरे दुनिया में अकेला एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां अभी पिछले 7-8 दिन 10 दिन पहले की घटना है कि वो बच्चे आपस में बात कर रहे थे हिंदी में, आपस में। कोई बोला, अब जब आपस में बात कर रहे तो आप सोचिए, तो वो वहां पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल ने, टीचर ने सुन लिया हिंदी में बात करते, उससे 8 पेज लिखवाए हैं, आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी, आई विल नॉट। जिस देश में ये होता हो वहां आप कविता की बात करेंगी या देश प्रेम की कविता की बात? वो हमारे जमाने में होता था, हर शनिवार को हमारे विद्यालय में वो असेंबली जैसा कुछ होता था, सब लोग इकट्ठा होते थे, फिर अंताक्षरी होती थी, देशभक्ति के गीत होते थे, देशभक्तों के प्रसंग होते थे, महापुरुषों के प्रसंग होते थे। तो हर हफ्ते जो है बच्चों का ध्यान इस पे रहता था कि उन्हें वहां क्या सुनाना है, क्या करना है। सब भले नहीं भाग लेते थे, लेकिन अब वो सब चीजें तो हट गई। देशभक्ति की कविताएं भी पाठ्यक्रम से, मुझे लगता है इधर तो उनमें भी बहुत बदलाव आ गया है, वो सारी चीजें भी हट गई हैं। जैसे मेरे उसमें थे हमारे महापुरुष, तो हम वो महान लोगों के उन सबकी वो जीवन व्रत पढ़ते थे। आजकल तो अकबर द ग्रेट पढ़ाया जाता है ना। नहीं, अकबर द ग्रेट भी पढ़ा लीजिए, चलो कोई बात नहीं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उस तरह पूरा परिदृश्य ही बदल गया। वो तो अकबर महान, तो वो देखिए हमारे जमाने में भी पढ़ाया जाता था, उसको महान हम इसलिए सिर्फ बताते हैं कि उसका जो मुख्य कमांडर था वो मान सिंह था, उसका जो मुख्यमंत्री था वो बीरबल था। उसने मतलब एक भेदभाव नहीं किया, इसलिए वो महान है कि वो भेष बदल के आम आदमी के बन के और जाके हरिदास जी का संगीत सुनने जाता जमीन पे बैठ के। तो महानता का वो दूसरे कारण है, ठीक है, कि जिस तरह का एक वो था, उसने एक धर्म भी चला दिया कि भाई सब मिलजुल के रहो, हिलमिल के रहो। वो होली मनाता था, दिवाली मनाता, वो उसका कहानी अलग है जी। और उसको एक दूसरे तरीके से अब फैलाया जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मुख्य बात जो आप कह रही थी कि वो कहीं ना कहीं हमारे परिदृश्य से देश कविताएं ओझल है, हिंदी ओझल है, हिंदी कविताएं ओझल है, और देश प्रेम तो फिर बहुत दूर की बात है। तो उसका नुकसान भी हम उठा रहे हैं, क्योंकि देश प्रेम की कविताएं या गीत या उनको ये जो तमाम सारी चीजें, शहीदों को याद करना, स्वाधीनता संग्राम को याद करना, वो हमें कहीं ना कहीं एक जीवन मूल्य प्रदान करता है। देश प्रति हमारा कर्तव्य कैसा हो, हम नागरिक कैसे बने। तो उससे क्या हो रहा है कि बस वो उसमें तो हमारे भीतर एक जज्बा था कि हम हमारा देश बड़ा बने, महान बने, ताकतवर बने, वो मेरी जिंदगी में मतलब वो इन्हीं की वजह से हमारे भीतर, हमारे लहू में बहता है। तो आज की पीढ़ी उस तरह से नहीं सोच पा रही, सिवाय इसके कि जब युद्ध वगैरह हो जाए और थोड़ी से वो उस वक्त वो एक अलग कहानी है। लेकिन हाँ, ये अभी निराशाजनक थोड़ा परिदृश्य है। अमरजीत शायद थोड़ा इसमें कुछ और जोड़ना चाहें। हाँ, बिल्कुल। जो मैकाले की शिक्षा पद्धति रही है, अभी वाजपेयी साहब ने जो उदाहरण दिया स्कूल का, वो अपने आप में कितना दुखद है और शर्मनाक भी।
हाँ, कि आप अगर अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं तो उसके प्रति अगर अपमान किया जाए, बच्चों में हीनता की भावना पैदा की जाए, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो हम लोगों के समय में जैसे सुबह प्रार्थनाएं होती थी, खास 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को प्रभात फेरिया होती थी, राष्ट्रगान की बात होती थी और जीवन मूल्यों से आधारित कोर्स में किताबें, निबंध होते थे, कविताएं होती थी, प्रेरणा का एक स्रोत होता था। धीरे धीरे वो चीजें, स्रोत खत्म होती चली गई, प्रभात फेरियां बंद हो गई, प्रार्थनाएं बंद हो गई, यहाँ तक कि आप जितने भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वहां पे भगत सिंह, अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें उनके कमरों में, प्रिंसिपल के रूम में या क्लासरूम में या गैलरी में नहीं दिखाई देंगी। तो बच्चे कहाँ से प्रेरणा लेंगे? कोर्स में, किताबों में कुछ नहीं है, और आपके पास मोबाइल के रूप में सोशल मीडिया है, आप उससे चिपके रहते हैं। आप बच्चों को देख लीजिए ना, 2 साल 3 साल के बच्चे, मोबाइल थमा दीजिए शांत, मोबाइल छीन लीजिए, देखिए रोना धोना शुरू। तो यह जो कल्चर आया है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि घर में आप अंग्रेजी भी पढ़िए, अन्य भाषाओं को भी पढ़िए, लेकिन जो आपकी मातृभाषा है, जो हिंदी है या अन्य भी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं, उनकी प्रधानता होनी चाहिए। आप घर में माहौल दीजिए, बचपन से माहौल दीजिए। और अभी जो शिक्षा नीति हाँ, मैं वही प्रश्न करने वाली थी कि अभी नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें क्या है हमारे लिए? उसमें हिंदी की प्रधानता तो है ही, और जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भी उसमें प्रमुखता, प्रधानता दी जा रही है। तो अभी विस्तार से उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे, चीजें आ रही हैं, लागू होने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन जो नीति आई है, जितना ऊपर से हम लोगों ने देखा, समझा, परखा है, बिल्कुल बिल्कुल, वह एक क्रांतिकारी रूप भाषा के लिए जरूर सिद्ध होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरा अगला सवाल इसमें मैं इंदु जी, मैं ये सिर्फ जोड़ूंगा, सिर्फ इसलिए कि इसमें जो मुख्य बात है कि मातृभाषा में जो शुरुआती शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी ने एक पोस्ट फेसबुक पे ये डाला कि ये तो अंग्रेजी शुरू से पढ़ाई जानी चाहिए, फिर मैंने उनको चुनौती दी कि आप दुनिया का कोई ऐसा महान वैज्ञानिक बताइए, भारत के, चाहे रमन साहब हो, चाहे जगदीश चंद्र बोस हो, चाहे हमारे कलाम साहब हो, जिसने मातृभाषा में शिक्षा बचपन में नहीं ग्रहण की। सबने 5 के बाद, कक्षा बाद 5 अंग्रेजी पढ़ी है। मैंने कहा कोई उदाहरण आप दुनिया के दे, आइंस्टाइन से लेके कोई दे दीजिए, ऐसा महान वैज्ञानिक बना। क्योंकि देखिए, बचपन से आप बच्चे पे अंग्रेजी इस तरह लाद देंगे तो वो हमारे बौद्धिक विकास रुकता है। ये बहुत जरूरी कि हम मातृभाषा में ही शुरुआती शिक्षा दें, और उसमें प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों को भी लाएं। ये सबसे बड़ी बस चुनौती हमारे सामने है। मैं यही कहने वाली थी अमर जी और वाजपेयी जी आपसे भी कि चुनौती गवर्नमेंट स्कूलों की उतनी नहीं है, क्योंकि मैंने ना थोड़े साल पहले थोड़े झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको मैं घर पर पढ़ाती थी बुला करके, और पढ़ाने के लिए भले ही मुझे अपनी तरफ से लालच देना पड़ता था, लेकिन उनके कोर्स में ना हमें फिर भी, जैसे अगर मैं दक्षिण भारत में अगर कहूँ तो यहाँ के सरकारी स्कूलों में दक्षिण भारत में जो बड़े कवि हुए हैं, जो महान व्यक्ति हुए हैं, जैसे विश्वेश्वरैया की बात कर ले, कुवेम्पु की बात कर लें, तो इन सारों के बारे में उनमें है, अक्का महादेवी हैं, मतलब वो पढ़ते हैं उनके बारे में गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन बात, प्रॉब्लम, समस्या क्या आती है कि गवर्नमेंट स्कूल में जाना कौन चाहता है, उसकी जो स्थिति है उसमें जाते नहीं है लोग, और जो थोड़े से भी ऊंचे तबके के लोग हैं वो सारे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल की स्थितियां तो मतलब इस मामले में बहुत बदतर है हमारी भाषा के लिए। आपने जो उदाहरण बताया उसके बाद कुछ कहने के लिए ही नहीं बचता है। तो बड़ी ही सुंदर सी ये चर्चा हमारी जो है बड़ी रोचक होती जा रही है, और फिल्मों का जो प्रभाव पड़ा है वो तो आपने बताया कि फिल्मों में जो राष्ट्रगीत हैं, देशभक्ति गीत हैं, निश्चित ही उसका प्रभाव मुझे लगता है सबसे अधिक पड़ता है, जो कि आपने बात की। तो इन सारी बात के बाद जो मेरे पास एक सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मैं दक्षिण भारत में हूँ, तो ये दक्षिण भारत में जो है ना, इसमें देशभक्ति कविताओं का क्या स्वरूप है? क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक आते आते ना, जैसे कि सिकंदर भी हार जाता है कि वो पहाड़ियों को लांग करके दक्षिण की तरफ आना उसके लिए भी थोड़ा मुसीबत हो जाती है। तो अब हमारे पास 10 मिनट का समय है, 8-9 मिनट का, तो इस एक प्रश्न का जवाब हम और ले लेते हैं।
तो फिर आज की ये चर्चा हम स्थगित समाप्त करेंगे। प्रश्न का उत्तर तो आप बेहतर दे सकती हैं इंदु जी। हाँ, नहीं मतलब मैंने तो बताया कि यहाँ पर जो है, यहाँ के जो कवि हैं वो सरकारी स्थितियां अलग होती हैं, लेकिन बाकी गवर्नमेंट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, उनकी स्थिति मुझे जो लगती है कॉलेज और स्कूलों में, वो कमोवेश जो है ना एकदम बराबर होती है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की। क्योंकि अच्छा, और उसका एक कारण और हो जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो कॉलेज में मैं देखती हूँ कि उनके कोर्स में जो उनका कोर्स होता है ना, चूंकि वो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे ज्यादा होते हैं, तो उनके कोर्स में हम बहुत थोड़ी सी चीजें हिंदी की डाल पाते हैं। और अभी तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जो आपने मुझसे कहा कि मैं बताऊं कि क्या स्थिति है, तो हम 3 साल से इस चीज के लिए लड़ रहे हैं दक्षिण भारत में, कि यहाँ यूनिवर्सिटी के स्तर पर हिंदी को खत्म करने की बात हो रही है। अभी तक डिग्री में 2 साल कम से कम एक हिंदी लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज आपको लेना है, और उसमें बच्चे हिंदी ले लेते थे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर डिग्री में। लेकिन अभी ये हो रहा है कि डिग्री में हिंदी पढ़ाओ ही मत, कॉलेज के स्तर पर ही हिंदी को ही खत्म कर दो। कोई लेना चाहे, उसको शौक है तो अलग बात है। तो ये स्थिति देखिए दुधारी तलवार है, मेरी दृष्टि में ये दुधारी तलवार बन रही है कि एक तरफ तो हिंदी हमारी जो भाषा है, जिसको हम राष्ट्रभाषा की बात करने की बात करते हैं, उसकी ये स्थिति बन रही है। और दूसरा ये बन रहा है कि जितने, बल्कि मैं आपको ताज्जुब होगा जानकर के कि हिंदी में जो साउथ के जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रॉपर दक्षिण भारत के हैं, वो हिंदी में डिप्लोमा कर रहे हैं। और वो हिंदी में डिप्लोमा करके, या तमिलनाडु हम कहें, या कर्नाटका कहें, या केरला कहें, इनमें इतनी मात्रा में है, और आंध्र प्रदेश में भी, कि हिंदी के जो शिक्षक हैं वो ज्यादातर दक्षिण भारत के हैं। तो सवाल तो उनके रोजगार पर भी आ जाता है ना, वो फिर डिप्लोमा क्यों करेंगे, वो हिंदी पढ़ेंगे ही क्यों, अगर आप पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगे। तो मेरी दृष्टि में तो बड़ी अजीब सी हिंदी है यहाँ पर, हिंदी की बड़ी। लेकिन मैं आपको जी इंदु जी, जो आपने सवाल किया, मूल जो सवाल था, मैं उसकी तरफ आता हूँ। मेरा बिल्कुल। सौभाग्य कि करीब 1995 से लेके और मेरे रिटायरमेंट 2015 तक मैं जुड़ा रहा। आकाशवाणी करता है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे सर्वभाषा कवि सम्मेलन, जिसमें सारी भाषाओं के बड़े बड़े कवि एक रचना उनकी, और एक मंच से 22 की 22 भाषाओं की कविताएं प्रस्तुत की जाती हैं, और फिर उनका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। या मान लीजिए चेन्नई है, तो वो सारी कविताएं तमिल में होंगी। ये क्रम चलता है पूरे देश में। तो उसके नाते मैं आपसे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और बहुत सारे कवियों से तो मेरा संपर्क भी रहा, शेषेंद्र शर्मा जैसे कवि, महान कवि तेलुगु के, उनसे तो कि वो देशभक्ति की कविताएं, या राष्ट्र निर्माण की कविताएं, या सामाजिक सरोकार, वो पूरी तरह से तमिल हो, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम से लेकर के उधर चले जाइए आप, जो मतलब आपका मणिपुरी भाषा है, या आपकी असमी है, सब जगह आपको, नेपाली है, देशभक्ति, जैसे मैंने कहा व्यापक संदर्भ की बात कर रहा हूँ, खाली यही नहीं कि देशभक्ति, तो वो रचनाएं आपको मिलती है। बहुत लेखन हो रहा है, प्रचुर लेखन हो रहा है, देश के महापुरुषों को लेके, देश की चुनौतियों को लेके, देश की समस्याओं को लेके, और हर तरह से वो, उसमें कोई कोताही नहीं है। और वो उत्तर भारत है या दक्षिण भारत है या पूर्वी भारत है, वहां जो है पूरा एक समृद्ध परंपरा अभी तक चल रही है, ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ। और एक चीज इंदु जी और मैं जोड़ना चाहूंगा कि अनुवादकों ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल, ये और जो साहित्य अकादमी है राष्ट्रीय स्तर की, तो वहाँ 24 भाषाओं के विकास, संवर्धन और उसके प्रोत्साहन की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और वो 24 भाषाओं के लिए काम करती है, उनको लेखकों को सम्मानित करती है हर साल। तो उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तमाम भाषाओं के विद्वान साहित्यकार शामिल हैं। तो यह जिम्मेदारी भी वो निभा रही है। और उनकी रचनाओं का जब अनुवाद होता है, अब जैसे दक्षिण की भाषा में कोई किसी ने लिखा है उपन्यास या कविता जो भी हो, और हिंदी में जब अनुवाद होता है, दूसरी भाषाओं में अनुवाद होता है, तो प्रचार प्रसार अपनी जगह पे खूब होता है। तो ये चीजें भी चल रही हैं सरकार के स्तर पे, अकादमियों के स्तर पे। तो ये अगर स्कूल कॉलेज में भी ये चीजें शामिल हो जाएं, और नई जो शिक्षा नीति आ रही है वो भी अगर अपनी भूमिका सार्थक तरीके से निभा दे, तो हम समझते हैं कि ये जो समस्या है, जो चिंता चिंतन की बात है, उसमें सही दिशा में प्रयास होगा और हमें उपलब्धि हासिल होगी। बहुत सुंदर बात कही आपने। हाँ बोलिए। बस सिर्फ एक वाक्य जोड़ूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए।
नहीं, 24 भाषाओं का जिक्र किया ना अमर जी ने, तो जिज्ञासा होनी चाहिए आपको कि 24 कैसे? 22 तो संविधान में है। अभी तो 33 हो गई होंगी। नहीं, अंग्रेजी संविधान में नहीं है, तो 23वीं भाषा तो अंग्रेजी है, और 24वीं भाषा राजस्थानी है। जी, जिसको मतलब राजस्थानी, हाँ, उसको नहीं, बहुत सही कहा। मैंने जो प्रश्न किया था कि दक्षिण भारत में देशभक्ति की क्या स्थिति है, और हम भाषा पर भी चले गए, उसमें उस विषय को जब लिया तो भाषा अपने आप उसके साथ आ गई। लेकिन ये बात आप लोगों ने बहुत सही कही, और वाजपेयी जी ने भी बहुत सही कही कि दक्षिण भारत के जो कवि है ना, मैं ये देखती हूँ, उत्तर भारत में तो खैर हम देशभक्ति के गीत बहुत बहुत बृहत रूप में मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बच्चे बच्चे के दिल में जो है ना, वो देशभक्ति भरी पड़ी है। हमारा नम हिंदुस्ताना, नम मतलब मेरा भारत, ऐसे ना, तो नम यहाँ पर साउथ में कहते हैं नम मतलब मेरा, तो मेरा हिंदुस्तान। तो ये जो मेरा हिंदुस्तान की जो भावना है ना, मुझे दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा दिखती है। और यहाँ पर वही मैंने कहा ना कि यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी में डिप्लोमा कर रहे हैं, हिंदी में शिक्षक बन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है। और यहाँ के जो बड़े कवि हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया कुवेम्पू, बेंद्रे या चन्नवीर कनवी, ये सारे जो कवि हैं, इन्होंने देश प्रेम की बहुत सुंदर रचनाएं लिखी हैं। जी, और सुब्रमण्यम भारती जी, बिल्कुल। और सब सुब्रमण्यम भारती जी की कविता है, देखिए बहुत सुंदर है, भारत देश पर। और आप देखेंगे कि मैं जो अभी देख रही हूँ कि आज की जो जनरेशन है, हमारे बाद के जो लोग हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे, जब हम ये दिल्ली से जब कोई कंपटीशन की बात होती है एकल विद्यालयों में और इनमें जो बात होती है, तो उनमें जो बच्चे देश प्रेम की जो कविताएं लिखते हैं, तो वास्तव में वो दांतों तले उंगली दबाने वाली बात होती है। क्योंकि मैं पिछले साल गई थी एक जगह, वो कंपटीशन था जो दिल्ली से ही आया था, कि कुछ लोगों को वहां पर सेलेक्ट करना है, छोटे छोटे बच्चे, 5वीं 6ठी 7वीं के बच्चे। तो ऐसा नहीं है, देश प्रेम तो मुझे लगता है कि हमारे खून में शामिल है। बाकी जितनी भी निराशावादी बातें हम करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आशा हमेशा हमारे लिए, आशा का सूरज जो है ना, हमेशा उदित रहता है, और वो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता रहता है। और कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति सबके मन में जज्बा होता है। सर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल वाजपेयी जी। नहीं, मैं सिर्फ एक वाक्य जोड़ना चाहता हूँ कि जो बहुत, जिसको मैं इस चर्चा में छोड़ना नहीं चाहिए, कि जो हमारे भारत से लोग विदेशों में गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, उनके भीतर जो जज्बा है, वो सब कुछ अपना सुख सुविधा का जीवन छोड़ के आज भारत में वो एनजीओ बना के गांव-गांव में काम कर रहे। ऐसे में दर्जनों आपको उदाहरण दे सकता हूं। बहुत बड़ी बात है। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान, हमें उसको भी शामिल करना चाहिए। नहीं, और इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए थी। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि अंत में इस बात को भी रखा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बाहर ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में और बहुत सारे जगहों पर जो है काफी काम हो रहा है, भारत के लिए काम हो रहा है, यहाँ की भाषा के लिए काम हो रहा है, और स्पेशली संस्कृत के लिए जो बाहर काम हो रहा है ना, वो हमें चकित करने वाला है। तो आज की ये वार्ता जो है बहुत सुंदर रही, और हमने इसको 2 एपिसोडों में संपन्न किया। लेकिन सच पूछूं ना, तो और बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो हम कभी फिर जरूर इस बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए अमर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वाजपेयी सर, आप बहुत ही सुंदर बातें आप लोगों ने बताई, और इतना मैं सोचती हूँ कि आप लोग इतने व्यस्त अपने पूरे इस कार्यक्रम में से इतना समय निकाल पाए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, और सभी का अभिनंदन, सभी को बधाइयां, स्वाधीनता दिवस की बधाइयां सबको। हाँ, स्वाधीनता दिवस की बधाइयां आप सबको भी। और स्वाधीनता दिवस, मैं तो कहती हूँ हर दिन हम स्वाधीनता दिवस मनाते रहे, तो वास्तव में स्वाधीनता का अर्थ समझ आ जाएगा। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।